मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस यस मैम। आप लोग का वर्नियर स्केल बचा हुआ है ना? वर्नियर स्केल यस मैम। ठीक है। तो मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ। तो जब आप अपने डेली लाइफ में कोई भी स्केल देखते हो तो उसमें क्या होता है, एक जो यूनिट होती है वो कितने साइज की होती है? 1 सेंटीमीटर। गुड इवनिंग कोमल। तो एक जो यूनिट होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है। अब आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? कौन बताएगा 1 सेंटीमीटर में कितने? 10। 10। अगर आप ऊपर स्केल देखो तो जैसे 3 और 4 है, उसके बीच में कितनी लाइन है? 10 लाइन। तो एक लाइन किसके इक्वल है? 1 मिलीमीटर के। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगर मेरे को इतना, सपोज बीच में मैंने कोई यहाँ पे लाइन लगा दी यहाँ पे, और मेरे को साइज बताना है इसका, तो मैं तुक्का मार सकती हूँ कि भाई 1.5 है या ऑलमोस्ट 2 है। मैं एग्जैक्ट साइज नहीं बता सकती। करेक्ट? यस मैम। मेरे को इससे छोटा स्केल लेना जो 1 मिलीमीटर से भी छोटा साइज बता सके, जैसे 0.5 मिलीमीटर। तब मेरे को पता चल जाएगा ठीक है एग्जैक्टली 0.5 है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्नियर स्केल यूज करते हैं। तो ऐसा हमारा वर्नियर स्केल दिखता है। इसमें हमारे पास 2 जॉज होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। हमारे पास इसमें 2 स्केल होते हैं, एक तो मेन स्केल जैसा हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वही वाला है, और दूसरा स्केल है वर्नियर स्केल। और इसके बीच में अगर आप देखो तो यहाँ पे जो जगह है वहां पे हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, जो जिसका भी हमें साइज बताना है। कितना समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब ये साइज कैसे बताएगा? यहाँ पे जो स्क्रू है, अब सपोज आपने सोचो कि ये छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसका साइज कैसे बताएंगे? तो हम स्क्रू से ऊपर वाले स्केल, वर्नियर स्केल को स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं, वो इस साइड मूव कर जाएगा। तो उससे हम लोग अलग अलग साइज बता सकते हैं। और ये जो पीछे आप स्केल देख रहे हो उससे हम क्या बताते हैं? डेप्थ बताते हैं किसी भी चीज की। पीछे वाले से मैम क्या बताते हैं? डेप्थ, गहराई बताते हैं किसी चीज की, कि कौन सी, अगर कोई पतला सा है उसकी गहराई कितनी है, वो हम पीछे वाले जो स्टेम है उससे बताते हैं। ठीक है? यस मैम। जी, डेप्थ बताते हैं। तो हमारे वर्नियर स्केल से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। किसी का विड्थ बता सकते हैं, हाइट बता सकते हैं, कोई पतला सा सिलेंडर ट्यूब है तो उसका डायमीटर बता सकते हैं हम लोग। तो अब हम देखते हैं वर्नियर स्केल काम कैसे करता है। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हो ना, वो कैसे स्लाइड करता है। तो ऐसे हम स्लाइड करते हैं, इतना एडजस्ट, ऑब्जेक्ट उसमें स्टक हो जाए। जैसे ही स्टक हो जाएगा उसके बाद हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग लेने से पहले इंपॉर्टेंट होता है लाइंस काउंट करना। अब लाइंस किसकी देखनी है? जैसे अभी राइट, तो एरर तो देखना पड़ता है ना? हाँ जी, एरर्स भी देखने पड़ते हैं। करेक्ट, 0 एरर देखना पड़ता है, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें लाइंस देखनी है। लाइंस का मतलब है यहाँ पे 2 स्केल है ऊपर, एक जो नीचे वाला उसे कहते हैं वर्नियर स्केल, ऊपर वाले को कहते हैं मेन स्केल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाले की 10 लाइन ऊपर वाले की कितने लाइन के बराबर है? 9। 9 लाइन के बराबर है। तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 10 लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 लाइन्स ऑफ मेन स्केल। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। तो हम लोग इससे क्या करेंगे? हम लोग लीस्ट काउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखी हुई है जो मैंने अभी बोली कि 10 लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 9 लाइन ऑफ मेन स्केल। अगर मैं उस 10 को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो मेरे पास 9/10 आ गया। और ऐसे मैं बता सकती हूँ कि एक वर्नियर स्केल की यूनिट, मतलब एक, ये जो इतना गैप है वो किसके इक्वल है? तो वहां से आ गया मेरे पास 0.9 मिलीमीटर। तो कहने का मतलब है ये मेरा मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। इसका साइज 0.9 है और इसका साइज 1 मिलीमीटर है। और ये जो छोटा सा जगह बच गया, ये क्या है? इनके बीच में गैप, जो इस केस में आ जाएगा जैसे 0.1 मिलीमीटर। और ये जो गैप होता है ना, कि बड़े वाले और छोटे वाले स्केल में कितना फर्क है, उसी को कहते हैं लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्या है? जैसा उसका नाम है, लीस्ट मतलब छोटा और काउंट मतलब काउंटिंग। तो सबसे छोटा मैं कितना काउंट कर सकती हूँ या कितना मेजर कर सकती हूँ किसी डिवाइस से, उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। जैसे इस वाले इन स्केलों से हम कितना मेजर कर सकते हैं? सबसे छोटा 0.01 सेंटीमीटर।
तो जो प्रॉब्लम थी कि मेरे को नहीं पता चल रहा था कि 1.5 है या 2 है, वो इससे इजीली सॉल्व हो गई। बात समझ आ गई इतनी सबको? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो अब हमेशा नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि हमेशा 10 लाइंस हैं और वो 9 के बराबर हो सकती है। कोई रैंडम नंबर भी हो सकता है अपने आप से। जैसे हो सकता है n लाइन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू m लाइंस ऑफ मेन स्केल। तो उस केस में हमने क्या किया, एक वर्नियर की वैल्यू निकाल ली m बाय n ऑफ मेन स्केल। अब अगर मेन स्केल मिलीमीटर में है तो मैं लिख दूंगी m बाय n इंटू मिलीमीटर, अगर वो सेंटीमीटर में है तो मैं लिख दूंगी m बाय n इंटू सेंटीमीटर। तो हमारे पास लास्ट में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आ गया, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन। और ये जो रेशियो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चलेगा कि कितनी लाइंस मेन स्केल में है और कितनी लाइन वर्नियर में है। फॉर्मूला क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब हम लोग रीडिंग्स कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं। तो जब भी आप जैसे वो आपके जो जॉज थे उसके बीच में आप सामान स्टक कर रहे हो, कोई भी चीज जो आपको मेजर करनी है, आपने यहाँ पे स्टक करी और उसके बाद ये छोटे वाला, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल, जैसे कोई टाइप क्या बोल रहे हो शीतल? मैम, सर ने पूछा जैसे गिलास तो सामने का है कुछ। आवाज बिल्कुल क्लियर है कि किसी और को क्लियर हो रहा है? वो क्या बोल रही है? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। नो मैम। शीतल आप चैट बॉक्स में लिख दो, फिर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है? तो जैसे हमारे पास ये दो जॉज थी और मैंने उसके अंदर यहाँ ऑब्जेक्ट स्टक किया और फिर ये वाला मेरा वर्नियर स्केल था, ये वाला मेरा मेन स्केल था। तो जब तक कि ये जो छोटे वाला स्केल है जब तक स्टार्ट नहीं होता है, जब तक तो मेरे को इस मेन स्केल की ही रीडिंग लेनी है, जैसे हम डेली लाइफ में कोई भी रीडिंग लेते हैं। और उसके बाद मेन स्केल को इग्नोर कर देंगे और छोटे वाले का काम शुरू हो जाएगा। बात समझ आ गई इतनी? तो हमारे जो Yes, ma'am. आंसर है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मेन स्केल का पार्ट और छोटे वाले स्केल का पार्ट। मेन स्केल की रीडिंग वैसी लेनी है जैसे पहले लेते थे हम लोग। अब छोटे वाले की कैसे लेंगे? तो जो लीस्ट काउंट नंबर पहले अभी कैलकुलेट किया था फॉर्मूले से, उसको मल्टीप्लाई करना है किसी चीज से। अब ये चीज क्या है? अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइंस बनाऊं, अब मेरे को बताओ ऊपर वाली और नीचे वाली कितनी लाइंस मैच कर रही है? 1 1 लाइन कर रही है, ठीक है। ऐसे हमें देखना है कि जो हमारा मेन स्केल था और वर्नियर स्केल था उसकी कितनी लाइंस मैच कर रही है, और जितनी भी लाइंस मैच करती है उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारे छोटे वाले स्केल की रीडिंग हो जाती है। रीडिंग लेते टाइम प्रॉपर थोड़ी ना होगी, करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा शीतल राउत। अगर ये जो लाइंस है ना, ये तो प्रॉपर हो गया, प्रॉपर ढंग से मैच करोगे ना तो ये वाली आपको पता चल जाएंगी कितनी लाइन किसके बराबर है। पर ये जो कोइंसाइडिंग लाइन है ये प्रॉपर में भी ना हो, इसमें एरर आ सकता है। ठीक है शीतल? अगर आपके पास जैसे अप्रोक्सीमेट आ रहा है शीतल, जैसे ये है कि मान लो नीचे की 5 लाइन है और ऊपर की ऐसी लाइन आ रही है 1 2 3, तो आप इसे ऑलमोस्ट 3 ही लिखोगे, आप इसे ऐसे नहीं लिखोगे 2.7, क्योंकि आपको नहीं पता आंसर क्या है। अगर उस वाले में जो छोटे वाला स्केल है उसकी कोई लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है तो आप छोटे वाले स्केल के हिसाब से लिख दोगे कि जैसे 2.7 मिलीमीटर। अगर वो लाइन में एग्जैक्टली नहीं कर रही है तो आप रैंडम नंबर लोगे। ठीक है शीतल, अब आपका डाउट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जिसमें उसने बोला है जो मेन स्केल है उसमें एक साइज किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर के इक्वल। उसके बाद उसने बोला है 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स टू 16 मेन स्केल डिविजन। मतलब जहां से वहां पे 10 और 9 था, यहाँ पे 20 और 16 है। हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना है, तो इजीली हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया? लीस्ट काउंट आ गया। ये तो इजी क्वेश्चन था, n की वैल्यू पुट कर दी 16, n की वैल्यू 20 पुट कर दी। ये तो क्लियर है सबको? डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। अब क्या करते हैं हम, रीडिंग कैसे लेते हैं उसी का एक्सप्लेनेशन है। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास ही बॉडी रखी हुई है जिसका हमें आंसर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 20 के बाद काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखो एग्जैक्टली 0 पे नहीं आ रहा है, पर मेन स्केल का काम वहीं तक था। तो हम लोगों ने क्या किया? 27 मिलीमीटर लिख दिया। अपने आप अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, जब तक लाइंस दिख रही हैं बस तब तक ही हम रीडिंग्स ले सकते हैं। लाइंस दिखनी बंद हो गई तो कर नहीं मारना है।
उसके बाद ये छोटे वाले स्केल का काम शुरू हो गया। तो हमें चेक करना है कि भाई कितनी लाइन मैच कर रही है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखो तो एग्जैक्टली कितनी लाइन मैच कर रही है, कौन बताएगा एग्जैक्टली कितनी लाइंस मैच कर रही है? 1. एग्जैक्टली तो मैम 1 1. है, बिल्कुल सही। हम लोग ने क्या किया, एग्जैक्टली कितनी लाइन मैच करी है? 1, और वो भी ये वाली। पर हम इतना डिफरेंस भी ले लेते हैं क्योंकि एग्जैक्टली बहुत कम मिलती है, हमेशा नहीं मिलती है, इतना डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको अभी जो असाइनमेंट है उसमें आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, उसमें वो मेंशन करेगा कितनी लाइंस मैच करी है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो एग्जैक्टली जितनी करी है उतनी लेना, अदरवाइज तुक्का लगाने के लिए तो आप कितनी भी ले सकते हो, 5, 6, 7, है ना, वो चेक थोड़ी करेगा इसे। जैसे इन्होंने यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने ली है 6 लाइंस, और फिर हमारा लीस्ट काउंट क्या था 0.1, तो उससे मल्टीप्लाई करके पूरी रीडिंग आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास कह रहा है कि जो 19 लाइंस है मेन स्केल की, वो कितनी लाइंस वर्नियर के इक्वल है? 20 की। तो इजीली लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 - 19/20। फिर उसने बोला है कि हमें क्या मेजर करना है, हमें एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर कर रहे थे, और जो मेन स्केल है इट रीड्स 35 डिविजन्स, मतलब मेन स्केल की ऑलरेडी रीडिंग आ चुकी है 35 लाइंस, और एक लाइन 1 मिलीमीटर के इक्वल थी। इसका मतलब कितना रीडिंग हो चुकी है ऑलरेडी? 35 मिलीमीटर। उसके बाद उसने बोला है कि जो 4 लाइन है वर्नियर स्केल की, वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, मतलब मैच कर रही है मेन स्केल के साथ। तो जो लाइंस काउंट करनी थी उसने उसकी भी वैल्यू दे रखी है 4 लाइंस। तो पहले हम लीस्ट काउंट निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं हम लोग ने क्या किया है। पहले हमने 20 वर्नियर स्केल के इक्वल कर दिया 19 मेन स्केल डिवीजन यहाँ पे इस वाली लाइन में। उसके बाद एक वर्नियर की वैल्यू निकाल ली, वो आ गया 19/20, और जो मेन स्केल था वो किसके इक्वल था? 1 मिलीमीटर के, तो बस उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? लीस्ट काउंट आ गया। अब आंसर देखते हैं कि हमने डायमीटर कैसे निकाला। तो डायमीटर निकालते वक्त 35 लाइंस मैच कर चुकी थी, तो हमने लिखा 35 मिलीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर। अब जो लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट करा है यहाँ पे, ये इसी को मल्टीप्लाई करना है जितनी लाइंस मैच कर रही हैं उसके साथ। जैसे इस केस में 4 लाइंस मैच कर रही है, तो हमने 0.005 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल आंसर आ गया। अब इतना याद रखना, जब भी आप जॉस के बीच में रखोगे आप हमेशा सिर्फ डायमीटर निकाल सकते, क्योंकि वो तो इस पूरे का साइज देगा। तो रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा हाफ करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब जीरो एरर क्या होता है? मान लो कि आपका वेट क्या है, मैं 3 केस लेती हूँ। ये वेइंग मशीन है जिसपे कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ये वेइंग मशीन है जिसपे भी कुछ नहीं रखा हुआ है, और ये वेइंग मशीन है जिसपे भी कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, और ये वेइंग मशीन 3 रीडिंग दिखा रही है, 0, 5, -5। अब मान लेते हैं आपका वेट क्या है, 50 kg है, तो पहली वाले पे रखो। अब आप खड़े हो गए तो कितना आंसर दिखाएगा, कितना वेट दिखाएगा वो आपका? 50. बिल्कुल सही। और दूसरी वाली पे करोगे तो 55. 55। अब आप सोचो कि आपने तो एक्सरसाइज करी थी, आपने तो खाना भी छोड़ दिया, डाइटिंग करो, फिर भी 5 किलो बढ़ गया। फिर लास्ट वाले में कितना दिखाएगा? 45. 45. दिखाएगा। आप सोचोगे आप तो पूरा दिन लड्डू खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, फिर भी आपका वेट कम हो रहा है ना? तो अब आंसर गलत आ रहा है इन दोनों केस में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 0 होना चाहिए था, जब उस पर कुछ भी नहीं रखा हुआ, फिर भी वो कुछ वैल्यू दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे, 55 वाले में से 5 माइनस कर दोगे क्योंकि वो आगे भाग रहा है उतना, और 45 वाले में 5 ऐड कर दो क्योंकि वो पीछे जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं? जीरो एरर कहते हैं। जब आंसर 0 होना चाहिए, जब भी 0 ना आए और कुछ और वैल्यू आए, उसे क्या कहेंगे? जीरो एरर। जैसे ये जो 2 स्केल है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, अगर आप ध्यान से देखो, जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है तो दोनों में कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए, जैसा इस केस में है। पर अगर आप ऊपर वाले में देखो, हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, फिर भी नीचे वाला थोड़ा आगे भाग रहा है, उसे क्या कहेंगे? जीरो एरर। क्लियर हो गया जीरो एरर क्या होता है? Yes, ma'am. तो फाइनल आंसर कैसे लेंगे? जैसे यहाँ पे हमारा जो भी वेट आ रहा था उसमें या तो प्लस कर रहे थे या माइनस, ऐसे यहाँ पे जो भी रीडिंग आ रही है उसमें या तो हम प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। अब देखते हैं दोनों कौन से होते हैं। एक तो ये होता है पॉजिटिव जीरो एरर, जिसमें ये वाला आगे भाग रहा है
नीचे वाला स्केल, वर्नियर स्केल आगे भाग रहा है। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पर अब सब्ट्रैक्ट क्या करें वो सोचना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट क्या करें जब हमने कुछ भी नहीं रखा है, जैसे ये केस है। अब इस केस में देखो कितनी लाइन मैच कर रही है। जैसे सपोज 5 लाइन मैच कर रही है और मेरा लीस्ट काउंट है 0.01, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 0.005 आ गया। ये जो वैल्यू है जब मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, जब जो आ रही है वही मेरी गड़बड़ है, या तो उतना ज्यादा होगा या फिर उतना ही कम होगा। ऐसी नेगेटिव जीरो एरर में नीचे वाला पीछे भाग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में उतनी ही वैल्यू प्लस कर देंगे। क्लियर सबको? यस मैम। Yes. Yes, ठीक है। ma'am. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्रू गॉज। तो जैसे स्क्रू आप डेली लाइफ में देखते हो, जिससे हम किसी भी चीज को ऐसे गोल 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 घुमा के फिक्स कर देते हैं स्क्रू को, वही सेम प्रिंसिपल है स्क्रू गॉज का। ये भी एक डिवाइस है जिससे हम बहुत पतली चीजें का डायमीटर, रेडियस, साइज वगैरह निकाल सकते हैं। कुछ आप बोल रहे थे कशु? नो मैम। ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे एक स्क्रू बना हुआ है। अब मान लो कि आपने एक पार्क में गए, आप लोग, आपने उसके 10 चक्कर लगाए और आपने ट्रैवल करा 40 किलोमीटर। तो एक चक्कर कितने किलोमीटर का हुआ? आपने एक चक्कर में कितना रास्ता घुमा? अगर आपने 10 चक्कर में 40 घुमा है तो एक चक्कर में कितना घुमा? 4 kilometer. 4 किलोमीटर घुमा। 40 डिवाइड बाय 10 कर दिया तो एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस आ गया हमारे पास। और कशु म्यूट कर लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस आ गया 4 किलोमीटर। ऐसे ही जो स्क्रू होता है ये बहुत सारे ऐसे ऐसे सर्कल से बना होता है, जैसे अभी ध्यान से देखो। और अगर मैं ये छोटा सा डिस्टेंस बताऊं, ये कि एक सर्कल में कितना आगे बढ़ता है स्क्रू, उसी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। जैसे एक सर्कल पार्क में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ऐसे ही स्क्रू के एक सर्कल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, वो क्या होता है, पिच। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड। एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस वो क्या हो गया, पिच हो गया। क्लियर है सबको पिच? यस मैम। यस मैम। अब हम स्क्रू गॉज की वर्किंग देखते हैं। तो स्क्रू गॉज वर्क कैसे करता है, यहाँ पे मेरे पास एक रैचेट स्टॉप है जिसकी मदद से मैं उसे घुमा सकती हूँ। अब घुमाऊंगी तो यहाँ पे 2 स्केल है, एक तो ये मेन स्केल है, एक सर्कुलर स्केल है। हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे और इस सर्कुलर स्केल को घुमाते जाएंगे, और ये जो स्पिंडल है वो स्क्रू की तरह आगे बढ़ता जाता है जब तक कि वो ऑब्जेक्ट फिक्स ना हो जाए उस प्लेस पे। और इन दोनों स्केल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीडिंग्स लेते हैं। अब रीडिंग कैसे लेते हैं वो आगे बताऊंगी, पहले हम यहाँ ध्यान से देख लेते हैं। हमारे पास एक स्लीव है और थिम्बल है। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार घुमाना पड़ेगा ताकि आगे आता जाए, है ना। तो जितना छोटा होगा उतनी छोटी मेरे को यहाँ पे रीडिंग्स दिखेगी, वरना वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगी बार बार आगे आता जाए और रीडिंग्स आती जाए। अब देखो ये वर्किंग है स्क्रू गॉज की, हमने रैचेट की मदद से उसे घुमाया और वो क्या हो रहा है, ऐसे देखो, आप ध्यान से देखो, थिम्बल में आगे जाता जा रहा है, रीडिंग्स कम होती जा रही है। अब पिच क्या होता है, जैसे मैंने बताया था पार्क के एग्जांपल में कि हमने टोटल डिस्टेंस कितना मूव किया और हमने कितने रोटेशन लिए, उससे हमने डिवाइड कर दिया तो इजीली पिच आ गया। जैसे अगर मैंने 2 राउंड लगाए और मैंने कितना डिस्टेंस मूव किया 2 मिलीमीटर, तो मेरे पास पिच आ जाएगा 1 मिलीमीटर। क्लियर है सबको? यस मैम। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो इस सर्कुलर स्केल में बहुत सारी लाइनें बनी हुई है। अब मान लेते हैं ये 100 लाइंस है और मैंने बोला आपकी पिच की वैल्यू आ रही है 1 मिलीमीटर। मतलब जब आप 100 लाइंस पार कर रहे हो तब आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 1 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट कहता है ये बताओ कि जब मैं एक लाइन पार करूंगा तो कितना डिस्टेंस मूव होगा, मतलब 1/100। जैसे इस केस में हो गया 0.01 मिलीमीटर, वही हमारा लीस्ट काउंट होता है कि मैं अगर हल्का सा घुमाऊं सर्कुलर स्केल को तो स्क्रू कितना आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम उस स्केल में रीडिंग लेते थे
वही हमने यहाँ पे ली है। हमने क्या किया, मेन स्केल में से पहले रीडिंग ले ली, उसके बाद सर्कुलर स्केल के लिए जो लीस्ट काउंट आया उसको कोइंसाइडिंग लाइन से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम फॉर्मूला है। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, ma'am. नो मैम। ठीक No, है। ma'am. अब इसका जीरो एरर देखते हैं डायग्राम से। अगर आप ध्यान से देखो, ये 3 स्केल मैंने यहाँ पे बनाए हैं। एक सेकेंड, जो फर्स्ट वाला है उसमें ऊपर वाले का जीरो नीचे वाले के जीरो से बिल्कुल मैच कर रहा है। जैसे अगर मैं बताऊं, ये मेरी बेस लाइन है और ये जीरो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है एक ही लाइन पे। पर पॉजिटिव वाले में क्या हो रहा है, सर्कुलर वाले का जीरो नीचे भाग रहा है और नेगेटिव वाले में वही जीरो ऊपर भाग रहा है। तो ये दोनों एरर शो कर रहे हैं, जबकि दोनों के दोनों जीरो पे होने चाहिए। तो एक केस में हम प्लस कर देंगे, एक केस में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम फॉर्मूला जैसा हमने वहां पे किया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक स्क्रू मूव कर रहा है 1 मिलीमीटर इन 2 रोटेशंस। मतलब कितने पिच आएगी अगर वो 1 मिलीमीटर 2 रोटेशन में कर रहा है, तो पिच कितना आएगा? 0.01 मिलीमीटर। 0.01 कैसे आएगा? देखो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 1 मिलीमीटर मूव किया और कितने चक्कर लगाए, 2। तो कितना डिस्टेंस आएगा, कितना पिच आएगा? 2 millimeter. 0.5 मिलीमीटर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल सर्कल्स। कितने सर्कल लगाए, 2 में किया 1 मिलीमीटर, तो एक में उसका आधा ही तो करेगा। बात समझ आई है सबको या नहीं आई है? यस मैम। ठीक। अब उसने पूछा है लीस्ट काउंट बताओ, तो मेरे एक सर्कल में उसने बोला 500 लाइन है, तो एक लाइन किसके बराबर हो जाएगी, 0.5 अपॉन 500। ठीक है, ये मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर करेक्ट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है 0.001 मिलीमीटर। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो फॉर्मूला वाइज हमें पता है डिस्टेंस ट्रैवल 2 रोटेशन में कितना है, 1 मिलीमीटर। तो पिच कितना आ गया, डिस्टेंस मूव अपॉन टोटल रोटेशंस। फिर पिच आ गया और हमें पता है सर्कुलर स्केल में कितनी लाइंस है, कितने डिविजन है, 500। तो उन दोनों को डिवाइड कर दे तो हमारे पास यहाँ पे लीस्ट काउंट आ गया। अब क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, किसी को डाउट है तो वो पूछ लो, वरना फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, वेक्टर्स। किसी को भी डाउट नहीं है? मैम हाँ बोलो। मैम लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? लाइट ईयर डिस्टेंस की होती है। आपके क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन थे, तीनों में टाइम लिखा हुआ था, सिर्फ एक में डिस्टेंस लिखा हुआ था। यस मैम। ठीक है, अगर थोड़ा सा उस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते तो हो जाता इजीली। उसमें तीनों में टाइम लिखा हुआ है, सिर्फ एक में ही डिस्टेंस ऑप्शन लिखा हुआ था। कितनों ने सही किया है वो? मैम मैंने सही किया है वो। आपने सही यस किया, मैम। वेरी गुड। ठीक है, मैंने भी किया। मैम मैंने भी सही किया था। वेरी गुड। मुश्किल लगा पेपर? नो मैम। बोलो सिल्की। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स चैप्टर। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, किसी को पता है? जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूं, जैसे ये इंसान है, इसको यहाँ पे जाना है। अब आप कैसे बताओगे कि भाई तेरे को कहाँ पे जाना है? या तो आप बोलोगे राइट में जा, या बोलोगे लेफ्ट में जा, या बोलोगे स्ट्रेट जा। ठीक है, वो हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर आप सिर्फ उसे ये बोलोगे कि 5 मीटर चला जाओ, वो तो यहाँ भी जा सकते, यहाँ भी जा सकते, यहाँ भी जा सकते, यहाँ भी जा सकता है। करेक्ट रास्ता बताने के लिए आप क्या बताओगे, उसे साथ में डायरेक्शन बताओगे, सिर्फ साइज काफी नहीं। ये बात समझ आई है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई भी चीज होती है फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर सकती हूँ। एक तो है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर। स्केलर वो सब जिसका हमें साइज तो पता है, 5, 10, 15 क्या, ठीक है, पर ये नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है।
जैसे अगर मैं बात करूं मास की, मास में आप ये बोल सकते हो 5 kg है, 10 kg है, 15 kg है, पर क्या आप मास की डायरेक्शन बता सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में मास जा रहा है? आप बस यही बोल सकते हो कि भाई मेरे पास 15 kg है, आप उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास लेंथ है, लेंथ में हम लंबाई बता सकते हैं पर लेंथ की कभी डायरेक्शन नहीं बताते। फिर टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी आप ये बता सकते हो कि भाई दिल्ली का टेम्परेचर इतना है, पर टेम्परेचर की आप खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती। फिर टाइम, क्या टाइम की कोई डायरेक्शन होती है? नो मैम। टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो कहीं पे भी देख लो आप, उसमें आपको डायरेक्शन की क्या जरूरत है? ये थोड़ी है कि उस डायरेक्शन में अलग हो जाएगा, उस डायरेक्शन में अलग हो जाएगा। फिर स्पेसिफिक हीट है, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं। अब कुछ वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं, फोर्स जैसे। अब अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आप इधर लगा रहे हो, उधर लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, तीनों ही केस में उसके कारण अलग अलग चीज होगी। ऐसा नहीं है यहाँ का फोर्स और वहां का फोर्स बराबर असर करेगा, दोनों अलग अलग फोर्स करेंगे। फिर वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसकी भी हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। जैसे अगर आप हिमाचल से जा रहे हो, मसूरी जा रहे हो, तो आप लोग क्या बताओगे कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हो? पर अगर आप सपोज ए पॉइंट पे हो और बी पॉइंट पे हो, अब मैं हरियाणा से हिमाचल आ रही हूँ, आप हिमाचल से हरियाणा आ रहे हो, ये कैसे बताओगे? वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन लिख के, ठीक है, कि 30 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिमाचल टू हरियाणा या हरियाणा टू हिमाचल। ऐसे ही एक्सेलरेशन में भी आपको बताना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टाइम टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। टाइम एंटी क्लॉकवाइज कब होता है आरुषि? टाइम एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? टाइम कम हो रहा है, पर ये तो नहीं बता रही हूं मैं कि डायरेक्शन उस तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब डायरेक्शन कैसे बताओगे टाइम की? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो हर चीज हो सकती है, लेंथ आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, पर उसके साथ आप डायरेक्शन नहीं बता सकते हो कि वो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। टाइम बता सकते हो आप ऐसे? तो हमारे पास ये जो मैंने बनाया है ए बी, ए से बी जाने का सपोज मैंने कुछ भी मेजर किया, उसके बाद ये जो ऊपर एरो लगा है, ये एरो क्या बता रहा है? डायरेक्शन। इसीलिए जब भी कोई वेक्टर चीज लिखते हैं हम लोग क्या ऊपर क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। और अगर मैंने उसके साथ ही मॉड लगा दिया, मतलब ये दो लाइंस बना दी, तो ये खाली वेक्टर नहीं है, ये क्या बताएगा? उसका साइज क्या है। हमने उस वेक्टर को बंद कर दिया, एक जगह रोक दिया। और वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता सकता, वो बस ये बताएगा कि भाई साइज कितना है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर। बात समझ आइए सबको? यस मैम। ऐसे अगर किसी वेक्टर को मैं बिना मॉड के खाली लिख दूं ए, तो उसका भी मतलब है बस मैग्नीट्यूड, उसका साइज। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? डिस्प्लेसमेंट यस मैम। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम बहुत सारे रास्ते से जा सकते हैं पर सबसे छोटा डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये कुछ वेक्टर्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, जैसे कि कोलिनियर वेक्टर। अगर आप लीनियर को ध्यान से देखो तो उसके अंदर एक वर्ड आ रहा है लाइन। जो सेम लाइन में होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? कोलिनियर। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं, इस लाइन के अलोंग जो भी वेक्टर होगा वो क्या होगा? कोलिनियर वेक्टर होगा। फिर हमारे पास आते हैं पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर का मतलब है जो सेम लाइन में है और सेम डायरेक्शन में है। मतलब जैसे मैंने अगर एक वेक्टर यहाँ पे बनाया और ये दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे ही यहाँ पे बनाया, अब ये दोनों लाइन में भी सेम है और इनका एरो एक ही तरफ मुड़ा हुआ है। वही जो ऊपर डायग्राम बना हुआ था उसमें एरो अलग अलग तरफ था, तो उन्हें आप पैरेलल नहीं कह सकते हो, उन्हें आप सिर्फ कोलिनियर कह सकते हो। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख रही हूँ और एक और एक्स एक्सिस बना रही हूँ, तो एक्स और एक्स एक्सिस में कितना डिग्री चेंज होता है एंगल? अगर मैं एक्स से एक्स में गई तो एंगल कितना चेंज होगा?
कोई बता सकता है कि मैं एक्स में जा रही थी और मैं फिर से एक्स में जाने लगी, तो मैंने कितने डायरेक्शन चेंज करी अपनी? बोलो। तो मैम 0 0 करी। मैं एक्स में जा रही थी और अभी भी एक्स में ही जा रही हूँ। तो अगर मेरे पास दो पैरेलल वेक्टर है, मतलब वो दोनों सेम लाइन पे है, तो मैंने डायरेक्शन अपनी चेंज करी ही नहीं। तो ऐसे वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या हो जाता है? 0 डिग्री। ठीक है। फिर हमारे पास आता है कोलिनियर वेक्टर्स, जिनके अंदर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन है। पैरेलल मतलब सेम लाइन पे है पर एरो अलग अलग तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसे अगर जैसे स्ट्रेट लाइन में कितना, यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा दोनों में? 180। जैसे आप ऐसे खड़े हो और अगर आप 180 डिग्री घूम जाओ तो आप अपोजिट तरफ हो जाओगे। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या भी बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और इनके बीच में जो एंगल है वो है पाई। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, इसलिए यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद हमारे पास आते हैं अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। अब आप बोलोगे एंटी पैरेलल और इनमें फर्क क्या होता है? तो अगर मैं दो लाइन ऐसे बना रही हूं, ये इन दोनों का साइज भी बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपोजिट वेक्टर्स, जिनका साइज भी सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है। पर अगर मैं ऐसे बना रही हूँ, एक वेक्टर ऐसे और ये वेक्टर ऐसे, तो अपोजिट तो है दोनों और दोनों का साइज अलग हो गया है, तो वो अपोजिट वेक्टर्स में काउंट नहीं होंगे, उन्हें हम एंटी पैरेलल ही कह सकते हैं। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। फिर अगर मैं लेती हूँ दो वेक्टर जो पैरेलल तो है और उनका साइज भी सेम है, पैरेलल भी है और साइज भी सेम है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? इक्वल वेक्टर। ठीक है। अब पैरेलल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सेम लाइन पे हो, ऐसे ऐसे ये जो दो लाइन है जो सेम तरफ पॉइंट कर रही है, जैसे आप और आपके फ्रेंड अगर छत पे खड़े हैं और आप बोल रहे हो वहां पे मून है, तो पॉइंट तो सेम ही तरफ कर रहे हो ना, वो क्या डिफरेंस है? आपके हाथ की जगह का डिफरेंस है। ऐसे ही पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन तो सेम कर रहे हैं, उनके बीच में गैप हो सकता है, जरूरी नहीं है सेम लाइन पे, पर उनका साइज सेम होना चाहिए। अगर साइज सेम हो गया तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। फिर हमारे पास जीरो वेक्टर, जैसा उसका नाम है वैसा ही काम है। जीरो वेक्टर मतलब उसका साइज ही 0 हो गया। अब साइज 0 हो गया तो आप क्या बता सकते हो? कुछ नहीं बता सकते कि उसकी डायरेक्शन इधर है उधर है, आप बस तुक्का मार सकते हो कि हो सकता है उधर हो या फिर इधर। तो जीरो वेक्टर आर दोज वेक्टर व्हिच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन, जिनके आप डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आते हैं को इनिशियल। जैसे हम पूछते हैं आपका इनिशियल नाम क्या है, मतलब आपका फर्स्ट नेम क्या है। ऐसे को इनिशियल मतलब जिनका स्टार्टिंग या फर्स्ट पॉइंट जो सेम होता है, उन्हें क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स, जो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। वही अगर दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? को टर्मिनेट वेक्टर्स। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अगर आप अपनी बुक देखो और उसके अंदर आप दो रैंडम वेक्टर्स बना लो, कि सपोज आपकी बुक का ये एक पेज है और आपने एक वेक्टर ऐसे बना दिया और एक वेक्टर ऐसे, है तो दोनों एक ही पेज पे, मतलब एक ही एक्स और वाई एक्सिस पे या फिर एक ही प्लेन में। तो ऐसे वेक्टर्स जो होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? को प्लेनर वेक्टर। क्लियर है? यस मैम। अब अगर आपके पास कोई ऐसा वेक्टर है जिसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि वो यहीं से स्टार्ट होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? लोकलाइज्ड वेक्टर। वही अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है कि वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? एन लोकलाइज्ड या फिर नॉट फिक्स्ड वेक्टर। तो ये हमारे कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे। अब इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब है 1। जब हमारे पास कोई वेक्टर था और मैं कह रही हूं 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, तो आप ये तो बता रहे हो ईस्ट पे है और आप इतना भी बता रहे हो कि कितनी स्पीड है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको 2 से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, मतलब जो उसका साइज था कि कितना साइज है 2 है, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास बचेगा 1 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। अब इसमें डायरेक्शन तो है मेरे पास ईस्ट,
पर मेरे पास साइज कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बच गया। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है अब ये बन गया है यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन तो बता रहा है पर उसकी जो साइज है वो सिर्फ 1 रह गया है। तो unit vector are those vector which have magnitude 1 but have some particular direction always. तो उसको मैं कैसे निकालूंगी? मैंने क्या किया था, यहाँ पे कोई वेक्टर था x और उसको उसके साइज से डिवाइड किया था, मतलब खाली x से डिवाइड किया था। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे यूनिट वेक्टर, a वेक्टर था और उसको उसके साइज से डिवाइड कर दिया। याद रखना हमेशा यूनिट वेक्टर में ऊपर एक कैप लग जाती है, टोपी लग जाती है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से क्या आ सकता है मेरे पास कि a वेक्टर इक्वल्स टू a इंटू a कैप। कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को, जैसे सपोज करूं, अब मैं कह रही हूं एक वेक्टर है जो स्पीड बता रहा है और 5 साइज का है और इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगी, बस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरे पास वो वेक्टर मिल जाएगा। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नो मैम। ठीक है, नो मैम। जैसे कि हमारे पास नीचे केस है कि f वेक्टर इक्वल्स टू 5 in ईस्ट, तो ईस्ट मेरे पास डायरेक्शन है, 5 साइज है और ये n ईस्ट अगर मैं लूं सिर्फ ये, तो ये क्या है मेरे पास यूनिट वेक्टर है। अब मेरे पास 3 मेन डायरेक्शन होती है x y z। इन तीनों डायरेक्शन में कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग 3 यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं। एक होता है आई कैप, एक होता है जे कैप, एक होता है के कैप। आई एक्स के अलॉन्ग होता है, जे वाई के अलॉन्ग और के हमेशा जेड के अलॉन्ग होता है। इसका नाम एज इट इज याद रखना, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है एक्स वाई जेड, ऐसे ही आई जे के। इनको कभी भी उल्टा मत लिखना, आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे है कि 3 यूनिट वेक्टर होते हैं अलॉन्ग ईच डायरेक्शन, को क्या कहते हैं, आई जे के। और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 एंड इट हैज द सेम डायरेक्शन एज द गिवन वेक्टर। कि अगर मैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रही हूँ तो उसकी डायरेक्शन ए वाली ही होगी, बदलेगी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिवाइड करती हूँ, डायरेक्शन वही रहती है। क्लियर है सबको? यस मैम। तो यहाँ पे मेरे मीनाक्षी बोलो। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे 3 यूनिट वेक्टर थे, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये यूनिट वेक्टर है इसलिए अगर मैं उनका मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। जैसे अगर मैं इस ए कैप का भी मैग्नीट्यूड निकालूं तो ए कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के ही इक्वल आएगा। अब ऊपर एक पॉइंट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब भी हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में जो सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब है, जैसे उसका नाम है कि वो किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताता है। अब मोस्टली हम पोजीशन ओरिजिन से करते हैं कि हमने ओरिजिन से क्या किया, एक वेक्टर लिया p जो ऐसे कुछ पर्टिकुलर जा रहा है और उसके पॉइंट्स हमें पता है कि x y z, तो हम कैसे लिखेंगे, हमने उस वेक्टर को नाम दे दिया आर वेक्टर। याद रखना फिजिक्स में जब भी पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं हम उसको आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं और कोई सिंबल नहीं लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर हमने आर से लिखा। अब देखो, अगर आप देखो कि इसमें x है, y है, z है। अब x x एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, y y एक्सिस के लिए और z z एक्सिस के लिए। तो डायरेक्शन बताने के लिए मैंने क्या किया, x को आई कैप के साथ लिखा ताकि मेरे को पता चल जाए कि भाई x कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप वाली में, y कौन सी डायरेक्शन में, j कैप वाली में, z कौन सी डायरेक्शन में, k कैप वाली में। जैसे अगर मेरे पास कोई पॉइंट है 2,4,3 तो मैं उसे लिख सकती हूँ 2 आई कैप में है, भाई 2 x वाला है, 4 जो है वो j वाला है। ऐसे ही 3 कौन सी डायरेक्शन में है, 3 मेरे पास k कैप वाली डायरेक्शन में है। तो इससे मेरे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा पोजीशन वेक्टर आ गया। क्लियर है पॉइंट सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहता है कि मेरे पास ना 2 पॉइंट होंगे P और एक और पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर बना लिए R1 और R2 ओरिजिन से। अब मैं पूछना चाह रही हूँ इस P और Q में कितना डिस्टेंस है।
कितना रास्ता है, ये कौन बताएगा कि कितने, क्या रिलेशन है कि क्यू के कहाँ पे आ रहा है पी, वो ये वेक्टर बताएगा जो इस डायरेक्शन के अलोंग है, उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब इसको समझने के लिए आप ये ध्यान से देखो, एक सेकेंड, मैंने क्या किया, पहले दोनों के पोजीशन वेक्टर लिख दिए, r1 x1 y1 z1 में, क्योंकि p पॉइंट के लिए यही कोऑर्डिनेट्स थे। फिर x2 y2 z2 के लिए, क्योंकि जो सेकंड वाला पॉइंट था उसके भी हमने यही कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करे थे। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से रैंडम वेक्टर बना दिया s वेक्टर, जो हमने अज्यूम किया कि भाई r2 की तरफ जा रहा है। तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला कैसे आया, जो दो वेक्टर का एरो सेम तरफ होगा, मतलब सेम साइकिल चल रही है ऐसे, उनको हमेशा प्लस करना है, और जो दूसरे वाला है उसको हमेशा माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे r1 प्लस, हमने क्या किया, इसको प्लस किया और इसको प्लस किया, क्योंकि इसका एरो इधर था और इसका भी एरो इधर था, एक साइकिल चल रही थी, पर इस वाले का अपोजिट डायरेक्शन था, तो मैंने उसको अलग साइड रख के अपोजिट रखा। समझ गए आप लोग? यस मैम। तो फाइनल मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट बताना था P और Q के बीच का डिस्टेंस, वो उन दोनों के डिफरेंस से आ गया। जैसे यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो r2 माइनस r1, अब इतना याद रखना, x में x ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, y में y ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो जब मैं डिफरेंस निकालूंगी, मैं क्या करूंगी, x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करूंगी, y2 में से y1, z2 में से z1 सब्ट्रैक्ट करूंगी। ऐसे मत करना कि इसका x उसके y में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, अभी तक मैं वेक्टर ले रही थी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक रैंडम वेक्टर है जो अपनी मनमर्जी की इस डायरेक्शन में है, मेरे को नहीं पता कि उसका x से क्या रिलेशन है और y के से क्या रिलेशन है, मेरे को बस ये पता है कि वो एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा x एक्सिस के साथ। और मेरे को निकालना है अब कि भाई बताओ x डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या है और y डायरेक्शन में क्या वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना दिया x डायरेक्शन में, ये वाला। अब परपेंडिकुलर बना दिया तो मेरे को बताओ cos थीटा क्या होता है, सब लोग बताओ। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब अगर मैं ट्राइंगल लूं OPM, उसमें बेस क्या है मेरे पास, OM है, ठीक है। तो अगर मैं OPM में लिखूं cos थीटा, तो वो हो जाएगा मेरे पास OM, और ये R क्या है मेरे पास, वो वेक्टर है, उसका तो मेरे को साइज में निकाल सकती हूँ, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे R। तो यहां से मेरे पास OM की क्या वैल्यू आ गई, R cos थीटा, OM इक्वल्स टू R cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल लूं ONP, तो मेरे पास ON की वैल्यू आ जाएगी R sin थीटा। ये मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर और ये आ गया हाइपोटेन्यूज, उससे R sin थीटा आ गया। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई भी रैंडम वेक्टर है प्लेन में, तो मैं उसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकती हूँ, एक x के अलोंग, एक y एक्सिस के अलोंग। जिसके साथ एंगल लगा है उसके साथ थीटा आएगा, जैसे यहाँ x एक्सिस उसके साथ cos थीटा आएगा, जैसे यहाँ पे x एक्सिस है उसके साथ थीटा लगा था, तो x वाले में मैंने लिख दिया r cos थीटा, और y एक्सिस में क्या लिख दिया, r sin थीटा। तो अगर मेरे को बताना r वेक्टर का क्या होगा, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे सोचूं, ये x और y है मेरे पास, x, y। अब x तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और उसकी वैल्यू अभी मैंने बताया क्या है, r cos थीटा, और y क्या है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो क्या है, r sin थीटा। तो मैं r वेक्टर को लिख सकती हूँ कैसे, अब बताते हैं। देखो ये जो इक्वेशन है, r इक्वल्स टू r cos थीटा i कैप, क्योंकि वो x वाला कंपोनेंट है, और r sin थीटा j कैप, क्योंकि वो y एक्सिस वाला कंपोनेंट है। ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये याद रखना, हम लोग बहुत जगह वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, जिसके साथ एंगल लगा होगा उसके साथ कॉस लगा देना, जिसके साथ एंगल नहीं होगा उस वाले के साथ साइन लगेगा। ये बहुत यूज होगा फिजिक्स में, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आर एक्स मतलब आर का एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो, आर वाई मतलब आर का जो वाई एक्सिस में कंपोनेंट है वो वाला पार्ट।
ऐसे अगर मेरे पास अगर कोई ऐसा वेक्टर है ना जो ऐसे दो डायरेक्शन में है, तो मैं उसका भी ऐसे फाइनल वेक्टर ऐसे बना सकती हूँ। मेरे पास अगर ये गिवन हो तो फाइनल वेक्टर कुछ ऐसा होगा बीच वाला। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अब क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक सेकेंड में, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं, अब हमें स्क्रीन क्लियरली दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो अब क्या करती हूँ मैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर देती हूँ, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। तो एक्स वाला क्या था मेरे पास, आर कॉस थीटा, और दूसरे वाला था आर साइन थीटा। मैंने क्या किया, इन दोनों को स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर, एक टर्म आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को ये बता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। 1 होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे खाली आर स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। तो वही सेम फॉर्मूला है कि मैं क्या करूंगी, एक्स और वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर करके उनको ऐड कर दूंगी, मेरे पास लास्ट में आर स्क्वायर बचेगा। और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो मेरे पास खाली आर बचेगा। तो जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर का, हम लोग एक्स वाई और अगर जेड कंपोनेंट है जैसे मैं आगे बताऊंगी, तो उन सबका स्क्वायर करके उनको क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। फिर अगर मेरे को डायरेक्शन बतानी है तो मैं बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस लूंगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, आर साइन थीटा, और बेस है आर कॉस थीटा, और आर साइन थीटा क्या है मेरा वाई कंपोनेंट, और आर एक्स क्या है मेरा एक्स कंपोनेंट। तो उन दोनों का रेशियो लूंगी तो इजीली tan थीटा आ जाएगा। साइन कॉस नहीं लेना है जब हमें एंगल निकालना है, क्योंकि उसमें हम लोग आर को यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो जो दो पार्ट बने हैं उनको यूज करके हम डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसी अगर मेरे पास 3D में वेक्टर है, उसके मैं 3 पार्ट कर सकती हूँ, एक्स वाई जेड। अब तीनों पार्ट कर दिए, तो वही सेम तरीके से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तीनों का स्क्वायर कर दिया और उनका ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो टोटल रिजल्टेंट था उसका आ गया मैग्नीट्यूड। अब इसमें भी वही रिलेशन ध्यान रखना, पर हल्का सा फर्क है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप एक क्यूब को इमेजिन करो, क्यूब पता है ना सबको क्या होता है? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे एक क्यूब है और आपने क्या किया, इस वाली साइड और इस वाले कोने को ज्वाइन कर दिया, ये है आपके पास आर वेक्टर। और अब आपने अलग अलग एंगल लिए, तो ये जो वेक्टर है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ अलग एंगल बनाएगा, वाई के साथ अलग बनाएगा, जेड के साथ अलग बनाएगा। और जो जो एंगल बनाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है थीटा विद वाई एक्सिस, थीटा विद एक्स एक्सिस, थीटा विद जेड एक्सिस, उससे हम लोग ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। इसमें याद रखना तीनों के तीनों ही कॉस आएंगे। जब हमने 2D लिया था तो एक कॉस था एक साइन, 3D में तीनों के तीनों कॉस आएंगे। और अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर कर दूं और ऐड कर दूं तो आंसर मेरा 1 आएगा। अब अगर हम बात करें इसमें ट्राइंगल की, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास कोई थीटा था, जैसे थीटा वाई है इस केस में, ये आर वाई मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया और आर मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं cos थीटा वाई का, तो मेरे पास आ जाएगा आर वाई अपॉन आर यूज करके। अब जैसे मेरे पास ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों में मेरे को क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एंगल विद एक्स एक्सिस और यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, कोई बताएगा? करके स्क्वायर करके बस ऐड करना है। जैसे फर्स्ट वाले के साथ ट्राई करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला पार्ट हमें कह रहा है r1 इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप। तो इसका x कंपोनेंट क्या है, कौन बताएगा? x कंपोनेंट 2i x
देखो जब x कंपोनेंट बोल दिया ना मैंने तो उसमें आई बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस साइज पूछ रही हूँ 2। ऐसे ही y कंपोनेंट क्या है 2। अब इसका साइज बताना है, मैं क्या कर दूंगी, इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगी बस, और फिर उसका अंडर रूट ले लूंगी। जैसे इस केस में पहले आ गया 2 का स्क्वायर 4, इस वाले 2 का स्क्वायर लूंगी वो भी 4, तो मेरे पास आ गया अंडर रूट 8। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड। अब मेरे को बताओ फटाफट सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड क्या है, कौन बताएगा? सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव मत लिखना, गलत हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और कितना है रिया? 10 √10। अंडर रूट 10 बोला है रिया ने, क्या सबका वही आ रहा है? चेक कर लेते हैं। देखो अंडर रूट 10 कैसे है रिया, देखो बताओगे आप? 2 का स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट स्क्वायर से कट हो जाएगा 3 का। हाँ जी, फिर फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर कैसे आया मेरे पास, इनको ही बताओ। आर एक्स का स्क्वायर क्या आया 4 और आर वाई का स्क्वायर? माइनस का। हाँ देखो, अब देखो आर वाई का स्क्वायर कैसे निकालना है। हाँ -2√3 है, इसका स्क्वायर निकालना है। माइनस का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 3। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 12 और पहले वाले से आया था 4, तो 4 + 12 करूंगी मेरे पास 16 आएगा। और अंडर रूट 16 की क्या वैल्यू होती है 4 वेरी गुड। तो ये मेरे पास सेकंड वाले का भी मैग्नीट्यूड आ गया। अब थर्ड वाले का बताओ, थर्ड वाले का क्या आएगा मैग्नीट्यूड, कौन बताएगा? थर्ड वाले का मैग्नीट्यूड, 6 थर्ड वाले का मैग्नीट्यूड बोला है 6। क्या सबका 6 आ रहा है? नो मैम। क्या आ रहा है बताओ? अंडर रूट 162। अंडर रूट 162 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। देखो हमने क्या किया, पहले 9 का स्क्वायर किया, फिर उसमें दूसरे 9 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास। अब रिया इसको लिखने का तरीका समझो, अंडर रूट 2 × 81, ये आया आपके पास, करेक्ट? यस 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है ये बताओ? 9। 9। तो हम उस 9 को बाहर ले लेंगे और इस 2 को बस अंदर छोड़ देंगे, ठीक है? यस मैम। वहां तक कोई स्क्वायर वैल्यू बाहर आ सकती है, आप उसे बाहर निकाल लेना और अंदर एज इट इज छोड़ देना। अब मेरे को इसने पूछा है एंगल बताओ एक्स एक्सिस के साथ, तो एंगल के लिए अभी हमें नहीं बताया था कि हम क्या निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे और y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट करेंगे। फर्स्ट वाले में tan थीटा की क्या वैल्यू आएगी, tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट 2 है, x कंपोनेंट भी 2 है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 1। तो थीटा कितना आ गया इस केस में, कब होती है tan की वैल्यू 1, जल्दी बताओ, tan थीटा 1 कब होता है 45। 5 पे, करेक्ट। तो मतलब एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा था 45 बना रहा था, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में tan थीटा की क्या वैल्यू आ रही है, y कंपोनेंट -2√3 है और x कंपोनेंट 2 है, कितना एंगल आएगा हमारे पास वैल्यू आ गई -√3। आप लोग नीट वाले हो ना? यस मैम। यस मैम अच्छा ठीक है, आप लोग के पास मैथ्स है साथ में? नो नो मैम। मैम नहीं है साथ में, ठीक है। तो इस केस में फॉर्मूला अलग हो जाता है क्योंकि अच्छा मान लो ये नेगेटिव नहीं है, तब मेरे को बताओ एंगल कितना आएगा, कितना आएगा? अगर मेरे पास ये पॉजिटिव हो जाता कि tan थीटा इक्वल्स टू +√3, कब होती है tan थीटा की वैल्यू √3,
90 पे 60 पे 60 पे 60 पे तो इस केस में 60 डिग्री आ गया। फिर थर्ड वाले में कितना आएगा फिर से? 45 थर्ड डिग्री वाले में 45 आ गया। ठीक है, ये सेकंड वाले का नेगेटिव केस है, इसका स्पेशल फॉर्मूला है, तो जब मैं मैथमेटिकल टूल्स कराऊंगी ना वो तब क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो उसके लिए। अब उसने बोला है यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर में क्या करना है? जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है ना। तो मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप, और उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मेरे पास आया था √8। तो मैं क्या करूंगी, वो वेक्टर एज इट इज ऐसे, और बस डिवाइड बाय √8 लिखना है। ये मेरे पास क्या आ गया? यूनिट वेक्टर आ गया फर्स्ट वाले का। क्लियर है सबको ये? यस मैम। और अगर वो डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड भी करना है। अब √8 को भी आप ऐसे लिख सकते हो 2√2। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। समझ आ गया सबको ये कैसे आया? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। यस मैम ठीक है, अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले का यूनिट वेक्टर कौन बताएगा मेरे को, जिसमें मैग्नीट्यूड ये आया हुआ है 4। सेकंड वाले का यूनिट वेक्टर -2√3/2 -2√3/2। खाली जे कैप कैसे लगा? देखो यूनिट वेक्टर निकालते हुए आई कैप जे कैप नहीं हटाओगे आप, वो लगा रहेगा। तो यहाँ पे जैसे है 2i कैप -2√3j कैप, इसके साथ ये आई कैप रहेगा और उसके साथ भी जे कैप रहेगा, और अब डिवाइड बाय 4 करोगे। अब बताओ क्या आएगा मेरे पास? I cap -2√3j/4 2 क्या फिर से बोलो रिया, हल्का सा एरर है। आई कैप माइनस, रिया शर्मा, yes ma'am हाँ जी फिर से बोलो एक बार। आई कैप माइनस, I cap -2√3j/2 नहीं गलत बोल रहे हो। आई कैप माइनस, देखो अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये 4 दोनों को डिवाइड करेगा, इसको भी और इसको भी। ऐसा नहीं है एक को डिवाइड कर देगा और एक को नहीं। तो जब डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा मेरे पास आई कैप अपॉन 2 माइनस √3/2, और यहाँ पे जी कैप। अब समझ आइए बात कि वो दोनों को डिवाइड करेगा, एक को नहीं करेगा। आप आधे को डिवाइड कर रहे थे, आधे को नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले में क्या आएगा मेरे पास, कौन बताएगा? अल्पना देवी, आप क्लास में हो? अल्पना देवी, अल्पना देवी क्लास में नहीं है। यस मैम हाँ बताओ मेरे को, थर्ड वाले में कैसे पता चलेगा यूनिट वेक्टर? थर्ड वाले का मैग्नीट्यूड ये लिखा हुआ है 9√2, ये मैंने जो सर्कल किया है अभी। अब मेरे को बताओ कैसे निकालोगे यूनिट वेक्टर? नहीं आ रहा है? आई जे अपॉन मैम 2 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, खाली 2 नहीं है? यस मैम √2 करेक्ट करेक्ट दिव्यांशी। देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आई कैप प्लस जे कैप, इसके दोनों के साथ 9 लगा हुआ है और डिवाइड बाय, अब आ गया 9√2। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, जे कैप अपॉन 9√2। यहाँ से भी 9 से 9 कट गया और यहाँ से भी 9 से 9 कट गया। मेरे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। क्लियर है सबको? यस yes यस मैम यस मैम कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी यूनिट वेक्टर में? अब no ma'am नो सेकंड वाला रिपीट करना। सेकंड वाले में देखो मेरे पास मैग्नीट्यूड था 4।
ठीक है, और वेक्टर था 2i कैप माइनस 2√3j कैप। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब पहले वो फर्स्ट वाले के साथ डिवाइड होगा तो 2/4 आ गया मेरे पास 1/2। फिर मैंने क्या किया, उस सेकंड वाले को डिवाइड किया तो फिर से 2/4 1/2 आ गया, पर एक √3 भी लगा हुआ था, तो ये आ गया √3/2j कैप। अब क्लियर है? यस मैम। जिसने डाउट पूछा था उनको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इसके बाद वाला अब मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो आप लोग। नो मैम। ठीक है, और कल जब आओगे तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करके आना, वो जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की बस वो, ठीक है, कि कहाँ पे क्या वैल्यू होती है, और कुछ नहीं यूज होगा, साइन कॉस और टैन, उससे ज्यादा यूज नहीं होगा फिजिक्स में इतना, साइन कॉस टैन काफी है। ठीक है।